नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम उद्योग क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम पढ़ेंगे वो नवीन डेटा के हिसाब से पढ़ेंगे। हाल ही में जो नया इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके हिसाब से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक आप ध्यान से वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण का कंप्लीट पैकेज चाहते हैं जिसमें आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी मिले जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सके, तो सिर्फ 149 रुपये में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आप डाउनलोड करके इसको परचेज कर सकते हैं और इसमें भी 149 रुपये में भी आपको 20% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अभी नवरात्रि ऑफर में। इसी तरीके से एडीओ के जो क्लासेस हमारे चल रहे हैं इसमें आपको और 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो नवरात्रि ऑफर, इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं? हमारे एप्लीकेशन में किसी भी कोर्स, अभी ध्यान देंगे सभी कोर्स में ये ऑफर एप्लीकेबल है। जो भी कोर्स लेना चाहते हैं आप 2 लें 5 लें, सब में ये ऑफर एप्लीकेबल होगा। आप कोई सा भी कोर्स जिसको लेना है अजय साहू ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन में ओपन करिएगा। वहाँ पे आपको जैसे कोई सा भी कोर्स ओपन करेंगे कूपन कोड दिखेगा, है ना। कोर्स को ओपन करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कूपन कोड का सेक्शन दिखेगा। वहाँ पे नवरात्रि 20 करके आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट लिखा होगा, सिंपली उसको टच करके अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करोगे जो भी कोर्स होगा उसका 20% प्राइस लेस हो जाएगा, फिर बाय नाउ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो ऑफर है वैसे तो 30 मार्च तक वैलिड है, लेकिन ध्यान देंगे ये लिमिटेड छात्रों के लिए। तो अगर आपको क्लासेस कोई सा भी लेना है तो जल्दी से जल्दी दोस्तों को बताइए और खुद जो अगर लेना है तो जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ जाइए। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो सारे डेटा मैं ले रहा हूँ वो आर्थिक सर्वेक्षण के जो अभी हाल ही में नया जारी किया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 उसके हिसाब से सारा डेटा हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आर्थिक सर्वेक्षण में उद्योग क्षेत्र का एक क्लास लिया है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास में जितने एमसीक्यूज में पढ़ा रहा हूँ उसका डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, 2022-23 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना अनुमानित है आपको बताना है। विनिर्माण क्षेत्र मतलब उद्योग क्षेत्र ही होता है, ठीक है। तो 2022-23 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद मतलब राज्य का जो जीडीपी है उसमें उद्योग क्षेत्र का जो भागीदारी वो कितना अनुमानित है? 50,90,529 लाख। तो ये हमने आय के हिसाब से देखा, मतलब पैसे के हिसाब से अनुमान लगाया। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, मतलब राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र मतलब उद्योग क्षेत्र की जो भागीदारी परसेंटेज वो कितना है, मतलब छत्तीसगढ़ का जो पूरा जीडीपी है, छत्तीसगढ़ जितना पैसा कमाता है उसमें उद्योग क्षेत्र की कितनी भागीदारी ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 18.68%, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी, ये इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे 2022-23 के लिए अनुमानित डेटा बताया गया है, योगदान बताया गया था आपका 50,90,529, लेकिन प्रतिशत हिस्सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। उद्योग क्षेत्र का जो प्रतिशत हिस्सा है वो है 18.67%। तो ये आपको याद रखना है, कितना? 18.67% अनुमानित है। फिर अगला है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को जो ऋण मिलता है तो ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में निम्न में से कौन सा पॉइंट सही है वो आपको बताना है। तो पहला पॉइंट है, विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा पॉइंट है, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और तीसरा है, व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें कराई जाती हैं। तो उपरोक्त तो सभी इसका सही जवाब है ना। विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक और व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख तक। आगे मैं आपको इसका और डिटेल बताऊंगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जो मार्जिन मनी मतलब अनुदान जो दिया जाता है अधिकतम कितना दिया जाता है? तो इसमें 1.5 लाख सही जवाब है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में यहाँ पे आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है वो क्यों चालू किया गया? ताकि युवा वर्ग को ऋण संबंधी जितने भी तकलीफ होता है उसका समस्याओं का निराकरण किया जा सके। और जो राज्य सरकार का जो होता है, राज्य सरकार जो होता है वो बैंक में ऋण प्रदायगी की गारंटी लेता है ना। राज्य शासन द्वारा गारंटी शुल्क, सेवा शुल्क का भुगतान कर दिया जाता है और राज्य सरकार द्वारा जो मार्जिन मनी अनुदान है वो 1.5 लाख तक दिया जाता है। अब इस योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए और व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपए तक की वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
अगला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संबंध में क्या सही है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में आपको याद रखना है कि इसमें विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रुपए तक का उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इसका डबल, जैसे इसमें आप देखेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में क्या है, विनिर्माण क्षेत्र में 25 और आपका सेवा क्षेत्र में 10, तो इसका डबल होता है प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री वाले में देखिए विनिर्माण क्षेत्र में 50 और सेवा क्षेत्र में 10 की जगह 20। फिर अगला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के एसटी, एससी, ओबीसी की कैटेगरी वर्ग के लोगों को योजना के अंतर्गत जितना भी ऋण मिलता है उसमें कितने % का अनुदान मतलब सब्सिडी दी जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र के एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी लोगों को इसमें 35% का अनुदान मिलता है, जबकि शहरी क्षेत्र के एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लोगों को इसमें 25% का अनुदान मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्र पूछा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसमें विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख तक, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख तक का लोन मिलता है और इसमें अनुदान का जो दर है सामान्य वर्ग के लिए शहरी क्षेत्र का अगर है तो 15%, ग्रामीण क्षेत्र का है तो 25% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी का अगर शहरी क्षेत्र का है तो 25% अनुदान मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र का है तो इसमें 35% अनुदान मिलेगा। यहाँ पात्रता है कम से कम 18 वर्ष का हो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं हो और स्व सहायता समूह या फिर सोसाइटी के भी जो हैं वो सदस्य पात्र होंगे। अगला क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए निम्न में कौन पात्र हैं। तो स्टैंड अप योजना जो है, स्टैंड अप इंडिया योजना वो केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये तीनों मतलब उपरोक्त सभी याद रखेंगे। स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी के लिए है। अगला स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत मिलने वाली जो ऋण राशि की सीमा है वो क्या है। तो स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की जो ऋण राशि है वो मिलती है। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया योजना में क्या याद रखना है, पात्रता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी और ऋण सीमा 10 लाख से 1 करोड़ तक मिलता है। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको ये बताना है कि ये जो मुद्रा है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु ऋण श्रेणी के अंतर्गत कितने रुपए का ऋण दिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत 3 श्रेणी में ऋण दिया जाता है। आपका शिशु हो गया, उसके बाद आपका किशोर हो गया, उसके बाद आपका हो गया तरुण, है ना। तो शिशु ऋण योजना के अंतर्गत आपको 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको और डिटेल बता देता हूँ। शिशु ऋण योजना के अंतर्गत 50,000, किशोर ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख और तरुण ऋण योजना के अंतर्गत 5 लाख से आपका 10 लाख रुपए। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्यों लाया गया था, इस योजना का मकसद छोटे कारोबारियों को अपना नया काम शुरू करने के लिए जो बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो उपलब्ध कराना था। और जो ऋण है उसको 3 तरीकों से मतलब 3 श्रेणियों में बांटा गया, शिशु, किशोर और तरुण, है ना। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री योजना, इनको नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में चालू किया गया। 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से इसका आरंभ किया गया। तो डेट याद रख सकते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 से चालू है। फिर अगला है दिल्ली राजहरा रावघाट रेल लाइन परियोजना की लंबाई कितनी किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है। दिल्ली राजहरा रावघाट रेल लाइन परियोजना का जो लंबाई वो है 95 किलोमीटर और रावघाट से जगदलपुर रेल लाइन परियोजना का जो लंबाई है वो है 140 किलोमीटर। दरअसल ये जो दोनों हैं 140 प्लस 95 अगर आप करेंगे तो आएगा आपका 235। ये जो है दंडकारण्य रेल नेटवर्क परियोजना का हिस्सा है। देखिए दंडका रेल नेटवर्क परियोजना इसका हिस्सा है। दिल्ली राजहरा से ऐसे रावघाट होते हुए जगदलपुर, टोटल जो है 235। तो इसको 2 चरण में बनाया जा रहा है। पहला चरण दिल्ली राजहरा से रावघाट 95 किलोमीटर और दूसरा चरण रावघाट से जगदलपुर 140 किलोमीटर। यहाँ पे आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था। तो छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पोरेशन का जो गठन है वो 2016 में किया गया। छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है। देखिए छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पोरेशन एक संयुक्त उपक्रम है। इसमें राज्य सरकार प्लस भारत सरकार का रेल मंत्रालय, इन दोनों का ये संयुक्त उपक्रम है ना।
अब इसमें राज्य सरकार का जो शेयर है वो 51% है और रेल मंत्रालय का 49%। यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका जो सही जवाब हो गया छत्तीसगढ़ रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें आपका जो राज्य सरकार की भागीदारी वो 51% है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य में रेलवे नेटवर्क विकास हेतु 9 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ शासन व भारत रेल मंत्रालय के मध्य MOU साइन किया गया और यह छत्तीसगढ़ सरकार एवं रेल मंत्रालय का संयुक्त उपक्रम है और इसमें राज्य सरकार की भागीदारी 51% है। अगला है इंजीनियरिंग पार्क जो है वो निम्न में से किस स्थान पर है। तो इंजीनियरिंग पार्क याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ग्राम हथखोज भिलाई जिला दुर्ग में स्थापित किया गया है। फूड पार्क निम्न में से किस स्थान पर है। फूड पार्क ग्राम बगौत जिला धमतरी में है। राज्य में नॉन कोर सेक्टर को प्रोत्साहित करने हेतु कुल कितने फूड पार्क को स्थापित करने की जो नवीन योजना है। तो अभी राज्य में कुल 200 नवीन फूड पार्क बनाने के लिए योजना प्रस्तावित है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क किस स्थान पर है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है वो रायपुर में है, रायपुर में प्रस्तावित है। ठीक है। प्लास्टिक पार्क किस स्थान पर प्रस्तावित है। प्लास्टिक पार्क जो है वो ग्राम सरोवर रायपुर में प्रस्तावित है। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत का कितना % राशि दिया जाता है। किसी भी राज्य में अगर एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र स्थापित करना होगा तो भारत सरकार के द्वारा 60%, लेकिन अधिकतम 6 करोड़ का जो है राशि दिया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना की जाती है और इस योजना के अंतर्गत 60% अधिकतम 6 करोड़ भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र जो है अभी कहाँ पे नवीन जो है प्रस्तावित है। खमरिया मुंगेली जिला, परसगढ़ी कोरिया जिला और सियारपाली महुआपाली रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार MSME मंत्रालय द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत किस स्थान पर टूल रूम की स्थापना की गई। याद रखेंगे अभी नया टूल रूम कहाँ पे बनाया गया है। बोरई दुर्ग जिला में, बोरई दुर्ग में टूल रूम की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर जो है वो आपका ग्राम तूता नया रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो जो नया रायपुर ग्राम तूता है वहाँ पे छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर स्थापित किया जा रहा है। क्यों, ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार मेले होते हैं, प्रदर्शनी होते हैं, कॉन्फ्रेंस होता है इत्यादि को यहाँ पे किया जा सके। राज्य शासन द्वारा नई दिल्ली नई राजधानी क्षेत्र जैसे नया रायपुर क्षेत्र में ग्राम तूता पर छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना किया जा रहा है। उसकी जो नोडल एजेंसी वो है छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 100 एकड़ पर ये बनेगा और जो परियोजना लागत है वो 192.14 करोड़ है। फिर अगला है छत्तीसगढ़ में कुल कितने कारखाने हैं। तो छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है, इसमें बताया गया है 2019-20 की रिपोर्ट के हिसाब से कारखानों की संख्या राज्य में है 3892। ठीक है, 3892। और यहाँ पे ओवरऑल अगर भारत के हिसाब से परसेंटेज देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 1.58% कारखाने हैं। पूरे भारत में जितने भी कारखाने उसमें से 1.58% कारखाने मतलब 3892 कारखाने छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न से किन 2 प्रमुख रेशम प्रजातियों का पालन किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे मलबरी और टसर और मलबरी, ये जो 2 प्रजातियों की रेशम है वो ज़्यादातर प्रमुख, ये 2 प्रजातियों के रेशम पालन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यहाँ पे आपको दिखेगा डेटा, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में 2 प्रकार की रेशम प्रजातियाँ टसर और मलबरी ककून का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे अगर आपको और डिटेल पूछा जाए कि विगत वर्ष 2021-22 में पालित टसर का जो उत्पादन हुआ था वो कितना हुआ था, तो 711 लाख नग, और मलबरी ककून का उत्पादन 2021-22 में कितना हुआ था, 59,289 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कार्यशील करघों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में कार्यशील करघों की संख्या है 19,725 और इस 19,725 करघों पर कितने बुनकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा आपका 59,175। ठीक है, याद रखेंगे 2021-22 के डेटा के हिसाब से बुनकर समितियों की संख्या है आपका 301, कार्यशील करघे हैं राज्य में 19,725 और इनमें 19,725 जो करघे हैं उसमें कितने लोग रोजगार पा रहे हैं, 59,175 लोग प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा वर्तमान में कितने खादी उत्पादन केंद्र संचालित है? तो वर्तमान में टोटल 9 खादी उत्पादन केंद्र संचालित है राज्य में। किस स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र मतलब बांस कला केंद्र संचालित है? तो ये जगदलपुर बस्तर जिला में संचालित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कौन से औद्योगिक नीति लागू है? तो औद्योगिक नीति का जो वर्ष वो याद रखेंगे, औद्योगिक नीति 2019-24 वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लागू है। अगला क्वेश्चन है, कारीगर प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को ग्रामोद्योग स्थापना संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को रोजगार देना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अपना हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम में आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस, और जो हमारा पेज दिखेगा उसको आप जल्दी से फॉलो कर लेंगे ताकि आपको नए अपडेट्स और नए इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।